दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं, इसमें देश में जो राजनीतिक माहौल है लगातार गरमाया हुआ है और लगातार राजनीतिक दल अपने-अपने हिसाब से अपनी जो राजनीतिक समीकरण है उसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और चुनावी जो जंग है, चुनावी जो संघर्ष है उसको जीतने के लिए तमाम तरह के प्रयास सभी राजनीतिक दल इसमें कर रहे हैं। और इसी को लेकर जो राजनीतिक दल हैं, वह अपना घोषणा पत्र भी सामने लाते हैं और घोषणा पत्र में वह अपना विजन डॉक्यूमेंट एक तरह से कहते हैं, जिसे कि पेश करते हैं आम लोगों के सामने, मतदाताओं के सामने कि हम अगर सत्ता सत्ता में आते हैं, हम सरकार में अगर आते हैं, तो हम आपके लिए क्या-क्या करेंगे, क्या कौन-कौन सी योजनाओं पर हम अमल करेंगे, क्या हमारा दृष्टिकोण है, क्या हमारा विजन है देश की तरक्की के लिए, आम आदमी की तरक्की के लिए। इसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया। तो उसको न्याय पत्र का उन्होंने नाम दिया है और बताया कि किस तरह से हम लोग के जो जनजीवन है, आम जीवन है लोगों का, आम सरोकार है, उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे और किस तरह से उसके अंदर हम अपनी योजनाओं के द्वारा आम आदमी का जीवन को, जो कठिनाई सामने है उसके उसको ठीक करने में हम अपना काम करेंगे। उन्होंने उसमें गारंटी की बात कही है, न्याय की बात कही है, 5 न्याय की बात कही है कांग्रेस पार्टी ने। उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो बेरोज़गार युवा हैं, उनके लिए हम रोज़गार का प्रबंध करेंगे। कैसे प्रबंध करेंगे, उन्होंने उसके बारे में भी अपना एक जो दृष्टिकोण है उसको पेश किया है। बताया है कि हम जो अप्रेंटिस की है, उसमें ऐसी कुछ परिवर्तन लाएँगे कि जो बेरोज़गार युवा हैं, उन्हें 1 लाख रुपए साल उसमें हम देंगे और सबको कहीं न कहीं ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी बनाएँगे। उसी प्रकार महिलाओं को लेके भी उन्होंने बातें कही हैं, किस तरह से महिलाओं को हम आर्थिक सशक्तिकरण उनका करेंगे या दूसरे जो अन्य मुद्दे हैं, आदिवासी हों, युवा हैं, महिला हैं, तो तमाम तरह के साथ में जो सीनियर सिटीज़न हैं, उनको लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। तो जो विज़न डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश किया है, जो न्याय पत्र की उन्होंने बात कही है, उसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी स्वयं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना करने के लिए। उन्होंने से मुस्लिम लीग का उसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग की छाया दिखाई देती है, मुस्लिम लीग का कहीं न कहीं असर दिखाई देता है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जो मुस्लिम लीग से तुलना प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र कर रहे हैं? और कांग्रेस ने इस पे आपत्ति भी जताई है और उन्होंने चुनाव आयोग में भी इसका लेकर शिकायत दर्ज कराई है कि इस तरह की बातें कही जा रही है। तो तमाम तरह के आरोप-प्रत्यारोप इस समय राजनीति के अंदर दिख रहे हैं। तो इसी विषय पर आज का हमारा एक पूरी चर्चा है कि आखिरकार कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसी क्या बात है, जिससे बीजेपी में इतनी टेंशन बढ़ गई है और लगातार बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रही है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ राकेश अचल जी जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार भारतीय राजनीति का वर्तमान परिदृश्य क्या कहता है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे बीजेपी की राजनीतिक टेंशन बढ़ गई है और वह उसकी लगातार आलोचना करने के नए-नए मुद्दे तलाश रही है कि किस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र की हम आलोचना करें। तो राकेश जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस घोषणा पत्र की हम बात करें जिसे उन्होंने न्याय पत्र की संज्ञा दी है, तो ऐसी कौन सी मुख्य बातें आपको उसमें नजर आती हैं जो कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में समाहित की हैं और जिससे राजनीतिक जो विमर्श का दायरा है वो कुछ अलग दिशा में जा रहा है, जिससे बीजेपी अलग अपने हिसाब से उसका परिभाषित कर रही है? धन्यवाद प्रशांत जी। देखिए, हर चुनाव में हर पार्टी का घोषणा पत्र आता है और ये बहुत पुरानी परंपरा है इस देश में। जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई थी, चुनाव शुरू हुए, लेकिन ये पहला मौका है कि किसी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर के सत्तारूढ़ दल जो है वो बिलबिला गया हो, उसने सीधे सीधे आरोप लगा दिया हो कि ये चुनाव घोषणा पत्र कांग्रेस का जो है मुस्लिम लीग का एक तरह से घोषणा पत्र है। अब मुस्लिम लीग को इस देश में मेरे ख्याल से अप्रासंगिक हुए 6 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। अब मुस्लिम लीग है, बराए नाम है, दो चार 6 सीट कभी मिल जाए तो मुश्किल होता है उसके लिए। लेकिन सवाल लीग का नहीं, मानसिकता का है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से जिस तरीके से एक जगलरी, एक जादूगरी, एक व्यामोह पैदा करके 2 बार देश की सत्ता में आई है, उसके बाद से उसके सामने पहली बार कांग्रेस एक अभी तक तो उसके सिर पर कांग्रेस का भूत सवार था, लेकिन अब घोषणा पत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि अगर कांग्रेस की बात, कांग्रेस के न्याय पत्र की बात जन जन तक पहुंच गई, तो फिर इस चुनाव में 2024 का जो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है देश में, पहले चरण के चुनाव होने वाले हैं, तो जनता को बरगलाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में न तो इस देश को हिंदुत्व की ओर ले जाने की बात कही गई है,
ना इस घोषणा पत्र में उन्होंने किसी एक वर्ग को इम्पीच करने की कोशिश की है, ना एक निशान, एक विधान जैसी बहुत ही तकियानुसी बातें इस घोषणा पत्र में। इस घोषणा पत्र में देखिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र से ठीक उलट एक गारंटी की बात भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो एक बात इकलौती गारंटी है मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी हमेशा वो गारंटी देते रहे हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है, कांग्रेस ने पहली बार 5 गारंटियां गिनाई हैं और हर 5 गारंटी के ऊपर और 5 गारंटियां दे दी, 25 गारंटियां इस तरह से हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है निश्चित रूप से अब तक जिस ढंग से वो भारतीय देश जनता को, भारतीय अवाम को हाँक रहे थे नए नए सपने दिखा करके, अच्छे दिन तो आए ही, 10 साल तो हो गए, और उन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ना अपने पहले चुनाव घोषणा पत्र पर अमल कर पाई जो 2014 में उन्होंने जारी किया था, और न 2019 के चुनाव घोषणा पत्र पर अमल कर पाई, जबकि सपना वो दिखाई जा रही है 2047 तक का। तो घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो कांग्रेस पर, अब कांग्रेस के वो नेहरू वाद और इस पर बात नहीं कर रही है, अब वो कांग्रेस के मौजूदा घोषणा पत्र पर बात कर रही है, और लोगों को जो उसका वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक है, उसको डराने का, आतंकित करने की कोशिश कर रही है कि ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, तो उसको न्याय पत्र नहीं कह रही, वो घोषणा पत्र कह रही है। घोषणा पत्र है कि मुस्लिम लीगी है, मुस्लिमों को संतुष्ट करने वाला है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के भ्रम से भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ होगा। कांग्रेस को लाभ होगा या नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ इस तरह के दुष्प्रचार से, इस तरह के आक्रमणों से होने वाला है नहीं। जी। जी, जी, जी। तो जैसे कहा जा रहा है कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं जैसे बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है ये घोषणा पत्र। तो ऐसी कौन-सी आपको चीज़ इसमें दिखाई देती है जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग कांग्रेस घोषणा पत्र के साथ कहीं न कहीं एक राय उनकी साथ में दिखाई देती है कि इस अगर घोषणा पत्र में कही हुई बातें अगर अमल में आ जाती हैं, तो इससे देश की जो सामाजिक जो परिवेश है इसमें बड़ा परिवर्तन आ सकता है, लोगों को एक सशक्तिकरण की जो बात कही जाती है वह आम आदमी तक पहुँच सकती है। ऐसा कौन-सा विषय आप इसमें के अंदर देख रहे हैं? देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में आमतौर पर तो जो बातें और दूसरे राजनीतिक दल रखते हैं वो ही शामिल है, लेकिन नए रूप में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो कांग्रेस ने जातीय जनगणना की बात को छोड़ा नहीं है, उसको सबसे ज्यादा फोकस में रखा है। उसका कहना है कि अगर वो सत्ता में आती है तो जातीय जनगणना कराएगी और उसके आधार पर इस देश की नीतियां तय की जाएंगी, विकास की, आर्थिक नीतियां, सारी नीतियों का जो रीस्ट्रक्चरिंग है जातीय जनगणना के अंगड़े आने के बाद किया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही है जो इस देश की सबसे बड़ी समस्या है आरक्षण की। उन्होंने कहा है आरक्षण पर जो 50% की एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है, इस लक्ष्मण रेखा को भी कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो समाप्त कर देगी। यानी जहां जितना और बढ़ाने की जरूरत है उतनी बढ़ाएगी। कांग्रेस ने कभी आरक्षण को वापस लेने की बात नहीं की, जबकि आप याद करें कि भारतीय जनता पार्टी का जो अनुसांगिक प्रमुख दल है, जो मात्र संगठन है आरएसएस, वो लगातार आरक्षण के बारे में परस्पर विरोधी बात करती रहती है। कभी आरक्षण का विरोध करती है, कभी आरक्षण का समर्थन करती है। तो इस तरह की बातों से लोग पिछले 10 साल से भ्रमित हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है। आरक्षण समाप्त करना चाहती है या आरक्षण को और बढ़ाना चाहती है। तो इस मामले में कांग्रेस का जो न्याय पत्र आया है वो बिल्कुल स्पष्ट है, और मुझे लगता है ये अपीलिंग भी साबित हो सकता है, बशर्ते कि कांग्रेस ने जिस ढंग से कहा है कि वो इस कम समय में, बहुत कम समय बचा है, मेरे ख्याल से 30-35 दिन ही उनके पास हैं, कि 8 करोड़ घरों तक इस बात को पहुंचाएंगे। यानी वो हर तीसरे घर में जाकर के ये बात पहुंचाएंगे कि वो जाति जनगणना कराने वाले है, सत्ता में अगर आते हैं, और सत्ता में आने के बाद आरक्षण की सीमाओं को भी जहां जहां बढ़ाना पड़ेगा वहां बढ़ाएंगे। अगर ये दो बड़े महत्वपूर्ण कदम कांग्रेस के घोषणा पत्र के जनता को समझ में आ जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि ये ही दो मुद्दे हैं जिनके आधार पर कांग्रेस अब चुनाव मैदान में टिकी दिखाई दे रही है।
अन्यथा पहले तो ना उसके पास इतनी आक्रामकता थी, ना उसके पास पहले भारतीय जनता पार्टी के चमचमाते हुए घोषणा पत्रों की कोई काट थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत तैयारी से, बहुत दूरदृष्टि से अपना न्याय पत्र बनाम घोषणा ये चुनाव घोषणा पत्र तैयार किया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इससे आतंकित है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति इस घोषणा पत्र को लेकर के टिप्पणी करे, उसे मुस्लिम लीग से प्रभावित बताए। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं न घोषणा पत्र का जो इम्पैक्ट है वो दिखाई दे रहा है राजनीतिक हलकों में। अच्छा, घोषणा पत्र के हर चुनाव में हर पार्टियाँ अपनी-अपनी कहीं न कहीं जो पेश करते हैं कि बताते हैं क्या विज़न है हमारा देश के लिए, समाज के लिए। तो ऐसे में घोषणा पत्र पे आम आदमी पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? आम आदमी का वास्तव में घोषणा पत्र में लिखी हुई बातें जो उसमें कही गई हैं पार्टी की बातें, उससे कुछ प्रभावित होता है या चुनावी नारे जो होते हैं, जो राजनीतिक दल मंचों पर लगाते हैं, उससे ज़्यादा प्रभावित होता है? क्या लगता है आपको? देखिए, चुनावी घोषणा पत्र एक तरह से नैतिकता की परिधि में आने वाला संकल्प पत्र है कि हम एक कमिटमेंट अपने मतदाता से करते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम उनके लिए राजनीति करते हुए ये काम करेंगे। और ये शुरू से चला आ रहा है, अभी से नहीं, बरसों से चला आ रहा है। लेकिन पिछले 10 सालों में अब घोषणा पत्र को अविश्वसनीय बना दिया गया है। अब चुनावी घोषणाओं पर कम, चेहरे मोहरों पर ज्यादा, व्यक्तिगत गारंटियों में चुनाव लड़े जा रहे हैं। ये चुनाव तो सीधा सीधा मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। इसमें कहीं भी आप देखेंगे कि कांग्रेस जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी व्यक्तिगत पूंजी जो उनके समाज सेवा की पूंजी है वो काम नहीं आ रही है उसमें। उनको भी कहना पड़ रहा है कि मोदी जी गारंटी दे रहे हैं तो आपको हमें वोट देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ भी यही समस्या थी कि उसके चुनाव घोषणा पत्र पर जनता यकीन कैसे करे, क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र अमूमन घिसे पिटे होते हैं, उनमें एक आध चीज नहीं डाली जाती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में नारा दिया गया, अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, 2 लाख या 3 लाख लोगों को हर साल रोजगार देंगे। तो उन 4 मुद्दों ने, 4 घोषणाओं पर जनता ने भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। आप देखेंगे वो 5 साल में जब उन घोषणाओं में से किसी पर भी अमल नहीं हुआ, उल्टे दूसरे काम हुए, नोटबंदी का काम हुआ, काला धन को ले जाने वाले लोग देश छोड़कर भाग गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में चुनावी घोषणा पत्र अविश्वसनीय हो गए। लेकिन कांग्रेस ने इस बार उसको रीफ्रेम किया है घोषणा पत्र को, और उसमें जो बातें दर्ज की हैं वो इतनी भरोसे की लगती हैं कि उन्हें किया जा सकता है, उनको करने में कोई तकनीकी बाधा नहीं है, उनको करने में उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। अब जैसे जाति जनगणना की बात है, उसके खिलाफ सत्तारूढ़ दल खुलकर नहीं आ पा रहा है। पिछले 2 डेढ़ साल से ये बात चली है बिहार में, जब से जाति जनगणना तत्कालीन नीतीश सरकार ने कराई थी, नीतीश और आरजेडी की जब सरकार थी, तब से मुद्दा जोर पकड़ रहा है। लेकिन सत्तारूढ़ दल अभी तक इसकी काट नहीं छांट पाया है। सत्तारूढ़ दल के पास इस बात की भी कोई काट नहीं है कि आरक्षण को लेकर के जो मांगे हैं, कई क्षेत्रों में तो लोग चाहते हैं कि 70% 75% तक हो जाए आरक्षण, लेकिन सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई। काले धन को लेकर के तो आज तक सरकार ने जनता को ये गारंटी नहीं दे पाई है कि वो काला धन जो विदेशों में गया है उसको वापस लाएंगे। उल्टे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए खुद सरकार ने 50 अरब से ज्यादा का धन जमा कर दिया। वो काला धन इसलिए कहा जा सकता है कि उसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे असंवैधानिक तरीके से जुटाए गए धन की भी वकालत माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो एक तरफ वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को लीगी घोषणा पत्र कह रहे हैं, दूसरी तरफ काले धन के जरिए राजनीति करने वाले अपने फैसले को वो सही कह रहे हैं। तो जनता को अब समझ में आ रहा है कि भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिवाय जुमले के, सिवाय झूठ बोलने के कुछ कर नहीं पा रही है। उसका एकमात्र जो एजेंडा है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, धर्म ध्वजाएं फहराना है, विकास से, आम जनता को बराबरी का दर्जा देने से कोई भी उसका लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस ने पिछले 40 साल में इस देश की जनता को तमाम अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार दिया, आपको स्वास्थ्य का अधिकार दिया, आपको रोजगार की गारंटी दी, मनरेगा सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। ऐसी कोई योजना पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं ले पाई। हालांकि कुछ क्षेत्रों में उसने बहुत अच्छा काम किया, मतलब
प्रधानमंत्री आवास के नाम पर बहुत से काम हुए हैं, या स्वच्छता मिशन में भी काफ़ी कुछ काम हुआ है। लेकिन ये ऐसे काम नहीं है जो जनता के जीवन को और जीवन के स्तर को सुधारने की गारंटी देते हों। जनता को रोज़गार चाहिए, वो नहीं मिला है। वो 80 करोड़ लोग जो है वो कल भी सरकार के भरोसे थे, और सरकार ने अपने घोषणा पत्र में उनको आने वाले दिनों में भी कोई गारंटी नहीं दी है कि वो इससे मुक्त पा जाएँगे। बल्कि ये गारंटी दी है कि उनको वो भोजन मिलता रहेगा। तो इससे समझ में आने लगा है कि इस सरकार के पास सिवाय अपनी कुर्सी को बचाए रखने के कोई वो महत्वपूर्ण काम नहीं है, इसलिए घबराई हुई है कांग्रेस के घोषणा पत्र से। जी। जी, 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 जी। अच्छा, जो घोषणा पत्र के बारे में जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा अपना एक निश्चय भी किया है कि 8 करोड़ परिवार तक वो अपना घोषणा पत्र पहुँचाएँगे। तो इतने कम समय में क्या कार्य योजना कांग्रेस के पास आप देखते हैं ऐसी जो 8 करोड़ परिवार तक वह अपने कार्यकर्ता को पहुँचा सकें, 8 करोड़ परिवारों तक अपनी बात को कह सकें? क्या कांग्रेस का संगठन या कांग्रेस की जो ग्रासरूट का जो उनका जो वर्कर है, नेता हैं, क्या वो इस मतलब इस मुहिम को अमली जामा पहना सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, ये तो हकीकत है कि कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी जैसा एक व्यवस्थित संगठन नहीं है, जिसमें बहुत कमिटेड कार्यकर्ता काम करते हो। लेकिन आज का जो दौर है, आज जिस युग में हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव होते देख रहे हैं, वो तकनीक का दौर है। एक ज़माने में बैलगाड़ी से चुनाव प्रचार होता था, फिर जीप पर आए, फिर जीप के बाद हेलीकॉप्टर पर आए, और आज जो चुनाव है, जो सीधे-सीधे सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए लड़ा जा रहा है। आपकी बात एक क्षण में, एक पल में, मिनट भी नहीं, एक पल में वायरल होती है। तो अगर आप इन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, तो 8 करोड़ घरों की बात छोड़िए, आप 140 करोड़ लोगों तक भी अपनी बात पहुँचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा, और ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और ये उपलब्ध है, केवल संसाधन की ज़रूरत है। अब संसाधन के मामले में तो ये तो है कि भई भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर 50 अरब कमाया है, तो कांग्रेस के हिस्से में मुश्किल से 1000 कितना 1000 करोड़ रुपया आया है। तो उस मामले में कांग्रेस कमज़ोर है, हतोत्साहित भी है, लेकिन जिस ढंग से पिछले 15 दिन में देश में विपक्षी एकता ने करवट ली है, उससे लगता है कि उनका ये जो मिशन है, एक 8 करोड़ परिवारों तक पहुँचने का, ये आसानी से संभव हो जाएगा, और वो अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकेंगे, और इसमें आधा काम तो खुद प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीगी घोषणा पत्र कहते हैं, तो लोगों के मन में उत्सुकता जागती है कि पढ़ तो लो आखिर इसमें क्या है। तो लोग पढ़ रहे हैं, और जब पढ़ रहे हैं तो उसमें मुस्लिम लीग वाली बात अगर होगी तो वो तो उन्हें पकड़ में आ जाएगी। लेकिन बाकी जो मुद्दे उन्होंने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवकों के लिए, आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए तैयार करके कार्यक्रम रखे हैं, वो भी उन्हें पढ़ना पड़ रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि जो प्रतिपक्ष है वो खुद आपके लिए सहायक हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनके लिए राहुल गांधी बहुत ही भाग्यशाली साबित हुए, उनकी उपस्थिति से वो लगातार 2 साल सत्ता में आए हैं। अब मुझे लगता है कि मोदी जी की उपस्थिति से कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई थी, वो अब सुदर्शन होने वाली है, उस दशा में सुधार होने वाला है। अगर मोदी जी का फेस सामने नहीं होता इस चुनाव में, तो निश्चित तौर पर भारत कांग्रेस जो है इतनी प्रज्ञा के साथ लड़ नहीं सकती थी चुनाव। जी। जी, जी, जी। जैसा आप कह रहे हैं कि परिवर्तन कहीं न कहीं दिखाई देता है और कौन कब किसके लिए भाग्यशाली हो जाए ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। किस तरह के समीकरण नित प्रतिदिन राजनीति में बदलते भी हैं, किसके पक्ष में कब हो जाए। लेकिन इन चुनावों में आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो देश की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाने की स्थिति में हैं? क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि ऐसे कोई मुद्दे सामने उठ के नहीं आए हैं कि जो किसी एक मुद्दे पर पूरा विमर्श केंद्रित हो जाए। तो ऐसे में कौन से ऐसे संदर्भ आप देख रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे आप देख रहे हैं जिस पे राजनीति कहीं न कहीं केंद्रित हो सकती है आने वाले समय में? प्रशांत जी, मैं पिछले 2 महीने से इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है इस देश का, और एक दुनिया की बड़ी पार्टी है, वो लगातार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर काम कर रही है, और जो पैसा काला धन मैं इसको कहता हूँ बार बार, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया है, उसका इस्तेमाल इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जनता पर थोपने की कोशिश में कर रही है। वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जो जनता की मुद्दे हैं, जनता के सरोकारों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको मुद्दा चुनावी बनने ही नहीं दिया।
उन्होंने मुद्दा काहे को बनाया? मंदिर को बना दिया। उन्होंने मुद्दा काहे को बनाया? सनातन धर्म को बना दिया। उन्होंने भूख, गरीबी, प्यास, लाचारी इन चीजों से मुक्ति की किसी भी बात को मुद्दा बनने नहीं दिया। वो कोशिश करते हैं कि जनता मुख्य मुद्दों के विमर्श में शामिल ही ना हो। मुद्दा उनके सामने हमेशा भगवान राम खड़े दिखाई दे, सनातन धर्म संकट में दिखाई दे। तो ऐसे में और खास तौर पर आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद जो है, तालिबानी आतंकवाद जो है, इस्लाम का जो हौबा उन्होंने खड़ा किया है, वो खड़ा रहे। तो अब जनता समझ चुकी है। जनता मुद्दों के केंद्र में, विमर्श के केंद्र में अपनी भूख को, अपनी गरीबी को, अपने रोजगार को, अपने बच्चों के भविष्य को ला रही है और देख रही है। जो लोग इस मुद्दों पर, इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रही है। जाति, धर्म और ये जो दीगर गैर अप्रासंगिक मुद्दे हैं, इनसे जनता का मोह भंग धीरे धीरे हो रहा है। आप देखेंगे कि इस देश में किसानों का आंदोलन चला, उस पर विमर्श नहीं होने दिया सत्तारूढ़ दल ने। मणिपुर में जो जातीय उपद्रव हुए, मणिपुर जल गया, उस पर विमर्श नहीं होने दिया। नारी शक्ति वंदन की बात की गई, लेकिन नारी शक्ति, नारियों का इस देश में जितना उत्पीड़न हुआ, उस पर विमर्श नहीं होने दिया। महिला खिलाड़ियों की जो स्थिति आपने देखी, उस पर विमर्श नहीं होने दिया। और यहाँ तक कि जो गैर जरूरी मुद्दे हैं वो उठाए, जैसे गुजरात में आपने देखा कि अभी राजपूतों की कौम को, उनका इतिहास छेड़ के उनको अपमानित करने की कोशिश की गई। तो ये जो सरकार है, ये जो सरकारी पार्टी है, ये लगातार जन सरोकार के मुद्दों से भागने वाली पार्टी साबित हो रही है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये जो मुख्य मुद्दे हैं, भूख, गरीबी, रोजगार के, जो विकास के असली मुद्दे हैं, जो अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, उस पर विमर्श को केंद्रित नहीं होने देना चाहती। और इस तीसरे चुनाव में भी अपनी नैया धर्म और धर्म ध्वजाओं के आधार पर पार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना आसान अब 2024 में नहीं होगा जितना कि 2014 में था। जी। जी, 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 जी। अच्छा, वर्तमान की जो स्थिति है, अगर राजनीतिक रूप से हम देखें पूरे देश के हिसाब से अगर संदर्भ की बात करें, तो वर्तमान की राजनीतिक दिशा किस तरह की दिखाई दे रही है आपको? दशा किस तरह की आने वाले चुनावों में हो सकती है? क्या संभावनाएँ आपको लगती हैं? देखिए, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, उस ढंग से उसको अपदस्थ करना सचमुच एक कठिन काम है। भारत की राजनीति में इसको भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना एक तरह से आसमान से तारे तोड़ के लाने जैसा है। लेकिन भारतीय जो राजनीति का जो सिस्टम है, जो चरित्र है, उसमें अब तब्दीली होते हुए हम देख रहे हैं कि अदावत की राजनीति इस देश ने कभी स्वीकार नहीं की। नेहरू के जमाने से चलें तो उस जमाने में आप देखेंगे कि चाहे समाजवादी हों, चाहे खुद संघी हों, और चाहे दूसरे विचारधारा के लोग हों, उनको साथ लेकर के सबके सत्तारूढ़ दल चले, खासतौर पर कांग्रेस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति को, जो सद्भावना की राजनीति थी, जो प्रेम की राजनीति थी, भाईचारे की राजनीति थी, इसको अदावत की राजनीति में बदल दिया है। और ये अदावत इतनी बढ़ गई है कि राजनीतिक विमर्श को लेकर के घरों में बंटवारे हो गए हैं। घरों में अगर मान लीजिए घर का मुखिया किसी दूसरे विचारधारा का है, तो बेटा तीसरी विचारधारा का है, पत्नी चौथी विचारधारा की है, और वो इस बात को लेकर घरों की शांति भंग हो चुकी है। तो अब आप देखेंगे कि या तो नाव उस पार जाएगी, जिसमें के बाद अंधेरा ही अंधेरा आपको दिखाई देगा, या लोकतंत्र का एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जो कि 1975 में जो एक एक काला सपना लोगों ने देखा था आपातकाल का, उससे बुरा स्थिति आज की है, इसके उभरने की स्थिति में जाएगा। अन्यथा अब ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है कि लोग अपने वोट की ताकत से सरकार को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकते। ये आखिरी मौका है, उसमें अगर कुछ हो गया तो ठीक है, अन्यथा तो जो दुष्वप्न सामने दिखाई दे रहा है वो सबको झेलना पड़ेगा। जी, जी, जी। अच्छा, एक बात तो निकल के आती है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी लगातार कांग्रेस को एक एक तरह से कहा, मतलब एक सनातन विरोधी या मंदिर विरोधी कहीं न कहीं साबित करने की लगातार अपनी चुनाव रैलियों में कर रहे हैं। तो ये मुद्दे क्या मतलब आम आदमी को वास्तव में प्रभावित करते हैं, ऐसे मुद्दे कि जो प्रधानमंत्री लगातार इन बातों को मंचों के माध्यम से रख रहे हैं? और साथ ही हम देख रहे हैं जातिगत जो आधारित राजनीति है, उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें वर्तमान दौर में कही जा रही हैं। तो जाति और धर्म
ये कितना बड़ा मुद्दे हैं देश की राजनीति के अंदर वर्तमान परिदृश्य के अंदर, क्या लगता है आपको? प्रशांत जी, जाति और धर्म इस देश की राजनीति के लिए कभी मुद्दा था नहीं, लेकिन पिछले 10 साल में बना दिया गया। आज स्थिति ये है कि जातियां जातियों से लड़ रही हैं। धर्म के जो झगड़े थे वो तो हिंदू मुसलमान के बंद हो गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जातियां जातियों से लड़ रही हैं। क्रिश्चियन क्रिश्चियन से लड़ रहा है, हिंदू हिंदू से लड़ रहा है, मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा है। वहां भी आपने अगड़ा पिछड़ा कर दिया, यहाँ भी कर दिया। अब जैसे गुजरात की मैंने अभी बात की कि वहाँ राजपूत और रूठी दो जातियां हैं, उनको आपस में लड़ाने की कोशिश कर दी गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में गुर्जर और राजपूतों को लड़ाने की कोशिश कर अच्छा। दी गई। वो भी किन पे? उन राजा महाराजाओं का जिनका कि 150-200 साल पहले का वजूद था। आज इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा साहब राजा भोज और राजा मेहर, वो उनका ये गुर्जर थे, वो उनका राजपूत थे। ऐसे ही उन्होंने गुजरात में बोलना शुरू कर दिया। आप अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, अगर आप कब्रों को खोदेंगे, तो उसमें से कंकाल ही निकलेगा, उसमें कोई जीवित व्यक्ति मिलने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि लोगों को इस तरह के झगड़ों में उलझा करके ही उनकी राजनीति कामयाब हो सकती है, और वो इसको मुस्तैदी से कर रही है। देखिए, इनका असर होता है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन अगर आप एक ही झूठ को 100 बार बोलेंगे तो एक 100वीं बार में वो सच भी लगने लगता है। तो लोग सब चीजों को, अपनी भूख को भूल जाते हैं, अपनी बीमारी को भूल जाते हैं, उन्हें धर्म संकट में लगने लगता है, उन्हें जातीय झगड़े संकट में लगने लगते हैं। तो ऐसे में असर करते हैं, लेकिन अब इस असर को कम करने की जो कोशिशें पूरे देश में दिख रही हैं, वो भी बड़ी प्रभावी कोशिशें हैं। इसलिए हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, और हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि आने वाले दिनों में जो राजनीति है एक बार फिर बेपटरी होने से बचाई जा सकती है। बशर्ते कि जनता भी जागे। केवल राजनीतिक दलों के जागरण से, विपक्ष के जागरण से ये काम होने वाला नहीं है। इसमें जनता को अपने अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो अधिकार है वोट का अधिकार। वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार आज भी है, तमाम तानाशाही के बाद भी है। अगर वो चाहे कि वो व्यवस्था में परिवर्तन चाहती है, तो वो कर सकती है। अब देखिए, उस प्रक्रिया से देश गुजर रहा है। 4 जून को सारे परिणाम सामने होंगे, तब हम देखेंगे कि मोदी जी की बातों ने असर किया है या कांग्रेस के न्याय पत्र ने। जी। बिल्कुल ठीक बात है, तो भविष्य बताएगा कि किसकी बातों को लोगों ने ज़्यादा आत्मसात किया है, किसकी बात पे ज़्यादा भरोसा किया है। एक तरफ मोदी गारंटी, एक तरफ कांग्रेस का न्याय पत्र, कौन-सा ज़्यादा भूमिका बड़ी निभाता है लोगों के मन में अपनी पैठ बनाने के लिए। तो अगर राहुल गांधी की बात करें, लगातार राहुल गांधी को लेकर भी पिछले 1 दशक से लगातार बड़ी राजनीति होती रही है। और बीजेपी जहाँ उन्हें एक मतलब कोई नॉन सीरियस पॉलिटिशियन साबित करने की हमेशा प्रयास में रहती है, वहीं राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा 2 उन्होंने यात्रा की। उसके बाद उनका परसेप्शन काफ़ी बदला देश की राजनीति के अंदर। लोगों ने काफ़ी गंभीरता से उन्हें लिया और उनके पक्ष में एक बड़ा समूह इस समय लगातार सक्रिय रूप से भी दिखाई देता है, और एक उनका जो प्रशंसक वर्ग है, वह भी लगातार विस्तार उसका हो रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्राएँ जो हुई हैं, पहली और दूसरी दोनों, इसका क्या वर्तमान लोकसभा चुनाव में कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्या प्रभाव दिखाई देगा इसका भी कुछ? प्रशांत जी, अगर आप भारतीय राजनीति के पूरे परिदृश्य पर दृष्टि डालें, तो आप समझ लेंगे कि देश में ही नहीं, दुनिया में ही, दुनिया भर में सिर्फ ये दो लोग हैं, भारत के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और विपक्ष में कांग्रेस के राहुल गांधी, जिनको दुनिया जानती है, जिनको जिनकी नजर इन दोनों नेताओं पर है। और रहा परसेप्शन का सवाल, तो किसी के बनाने से नहीं बनता। और भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी कि वो राहुल को निकम्मा, मूर्ख, अनपढ़ घोषित कर दे, लेकिन राहुल गांधी ने पिछले 10 साल में जिस तरह से बिना डिगे राजनीति की है, उससे दुनिया में उनकी छवि बदली है। निश्चित तौर पर दुनिया उनको सुनना चाहती है जब वो बोलते हैं भारत के मुद्दों पर। तो आप देखेंगे, चाहे वो अमेरिका जाए, चाहे वो चीन जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, वहां उनको बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े मंच बुलाकर सुनते हैं। और क्यों सुनते हैं? कि वो बिना डरे बोलते हैं। उनको अपने सामने कोई मशीनें रख के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी उनकी प्रज्ञा माननीय प्रधानमंत्री की छवि से लगातार भावी पड़ती है। और देश के भीतर भी आप देखेंगे कि पहला मौका है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी जनता से सीधे नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं। उन्हें मन की बात भी अपने बंद कमरे में रिकॉर्ड करा के करनी पड़ती है, एक तरफा।
जिसमें आप सवाल नहीं कर सकते, और सवाल करने के जहाँ मौके बनाए जाते हैं वो प्रायोजित होते हैं। इसके विपरीत राहुल गांधी ने लगातार 2 चरणों में इस देश को पैरों से नाप लिया है, जनता से सीधी बात की है। और इस देश की जो राजनीति है, आप देखेंगे आज़ादी से पहले की और आज़ादी के बाद लगातार आपातकाल उठने तक की राजनीति, जनता से कनेक्शन की राजनीति है। तो उस राजनीति में राहुल गांधी निश्चित तौर पर कामयाब हुए हैं। वो सत्ता तक पहुंचे न पहुंचे इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क देश की जनता के भविष्य पर जरूर पड़ता है, लेकिन राहुल गांधी की कदकाठी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कारण यह है कि राहुल आज भी किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक मुद्दा हो, खुलकर द्विभाषी, मतलब अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी पूरी क्षमता से बोलने की स्थिति रखते हैं, प्रेस का सामना करने की स्थिति रखते हैं, प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता रखते हैं। ये क्षमता माननीय प्रधानमंत्री खो चुके हैं। वो एक तरफा संवाद करते हैं, एक तरफा जवाब देते हैं, खुद ही सवाल खड़े करते हैं, खुद ही उनका जवाब दे देते हैं। तो इससे लोगों के मन में जो उनकी छवि थी वो अब धूमिल हो रही है। लगातार उनका जो ग्राफ है मुझे लगता है गिर रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी लोकप्रियता तो अनंत तक पहुंच चुकी है। तो भगवान करे ये भ्रम बना रहे, ताकि जो विपक्ष है उसे काम करने का और मौका मिल सके। जी, 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 जी। जैसा आपने कहा कि जो छवि है, छवि की इसमें लड़ाई देखी जा रही है। छवि किस तरह की किसकी बेटर है, किसका कौन छवि में अपनी ज़्यादा और बेहतर उसे बना सकता है लोगों के मन में, लोगों के सामने। वर्तमान की राजनीति है, जिस तरह से गोलबंद पूरा एक राजनीतिक जो सिस्टम है, गोलबंद हो रहा है, चाहे वो बीजेपी के साथ या बीजेपी के खिलाफ। कि इंडिया गठबंधन उसे कह लीजिए चाहे आप या एनडीए कह लीजिए, 2 ध्रुवों में पूरी भारतीय राजनीति इस समय दिखाई भी देती है। हालाँकि कुछ दल हैं, दोनों गठबंधन से अलग है वे भी। लेकिन प्रमुख रूप से दोनों गठबंधन के बीच की इसमें पूरी राजनीतिक लड़ाई दिखाई देती है। ऐसे में आने वाले समय में क्या राजनीतिक आपको जो परिदृश्य किस तरह का दिखाई दे रहा है कि कौन-सा गठबंधन ज़्यादा बड़ी भूमिका आने वाले समय में निभा सकता है? भारत के राजनीतिक गठबंधन के दौर से पहली बार नहीं गुजरी है। आपातकाल के बाद भी गठबंधन बने थे, तब भी राजनीति हुई थी और 2.5 साल में औंधे मुँह गिर पड़ी थी। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि राजनीति जो गठबंधन की है वो 10 साल चल गई है। और आने वाले दिनों में भी चाहे एनडीए सत्ता में आए, चाहे यूपीए सत्ता में आए, रहेगा गठबंधन। छोटी किसी में छोटी गांठें हैं, किसी में बड़ी बड़ी गांठें हैं। गठबंधन की ही राजनीति होनी चाहिए। देश के विकास में हर राजनीतिक दल का कुछ न कुछ भाग तभी हो सकता है जबकि वो सत्ता का हिस्सा हो। और अच्छी बात है ये, मैं इसको बुरा नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन है, उनके पास तो 38 दल हैं। हालांकि उसमें से आधे से ज्यादा ऐसे जिन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। और इसी तरह से ये जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ भी वे सभी प्रमुख दल हैं जिनकी कहीं ना कहीं राज सत्ता है, राज्यों में राज सत्ता है। तो जो भी अब सत्ता में आएगा वो नए सिरे से इस देश की राजनीति को गढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा। अन्यथा उसका जो पूर्ण विराम है इस चुनाव के बाद लग जाएगा। या तो कांग्रेस बिल्कुल साफ हो जाएगी, या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कांग्रेसमय हो जाएगी और उसमें एक नई विंग, नया प्रकोष्ठ खोलना पड़ेगा, कांग्रेस प्रकोष्ठ, भाजपा का कांग्रेस प्रकोष्ठ। तो कांग्रेस देखिए अमरबेल की तरह है, ये मैदान में गिरकर भी नहीं समाप्त हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर भी समाप्त नहीं होगी। ये उल्टा भारतीय जनता पार्टी को समाप्त कर देगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरह से जो भागम भाग बची है, जो शरणार्थी शिविर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का खोला है, उससे भारतीय जनता पार्टी का जो संघ दक्ष कार्य करता है और जो पीढ़ी बड़े वरिष्ठ नेताओं की, वो बहुत हताश है। उसे लग रहा था कि देखिए विचारधारा की आप जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो विचारधारा की लड़ाई लड़िए ना। आप ये तोड़ फोड़ दल बदल, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ये सब जोड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन आप देखते हैं ना कि हुआ जो होता है, कांग्रेस का हुआ बहुत बड़ा हुआ है। उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना चाल चरित्र चेहरा सब बदल दिया है। और कांग्रेसियों को तो वो ऐसे गले लगा रही है जो वहां से भाग के आ रहे हैं जैसे वो 2 बिछड़े भाई हैं। तो देखिए परिदृश्य कैसा होता है, बड़ा रंगीन होगा, उम्मीद रखनी चाहिए। जी, बड़ी रोचक बात आपने कही। कांग्रेस के जिस तरह से लोगों को भाजपा लिया जा रहा है, आपने बड़ी रोचक बात कही है कि आखिर ऐसी कौन-सी मजबूरी है भाजपा के सामने, राजनीतिक मजबूरियाँ हैं कि वह अपने जो कैडर बेस कार्यकर्ता हैं या उनके जो कमिटेड कार्यकर्ता हैं, मतलब उनकी जगह
जो कांग्रेस से जो लोग वह ले रहे हैं, दूसरे अन्य पार्टी से लोग ले रहे हैं, उन्हें लगातार टिकट देके या राज्यसभा देके या दूसरी तरह से कहीं न कहीं उन्हें समायोजित करके सम्मान भी दे रहे हैं। और ऐसे में सीधा-सीधा जो कार्यकर्ता, जो कैडर है उनका हक ही, उनका अधिकार ही छीन कर वह उन लोगों को दे रहे हैं, जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं। और उन पे तमाम तरह के बीजेपी आरोप भी लगाती रही है, कभी करप्शन के या तमाम तरह के अन्य आरोप बीजेपी लगातार उन पे लगाती रही है। तो ऐसे में भाजपा के सामने कितना बड़ा संकट है आने वाले समय में, जब दूसरे पार्टी के नेता वहाँ पर एक मुख्य पोजीशन में आ सकते हैं कि जिस तरह से उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, टिकट दिया जा रहा है, दूसरी बातें दी जा रही हैं, दूसरे की चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशांत जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस में करके, भारतीय जनता पार्टी वैसे ही इतनी बड़ी पार्टी है कि उसे किसी दूसरे दल के नेताओं कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो अपना दरवाजे पर नोट लगा सकता है, नो एंट्री का। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा नेतृत्व हैं उनके मन में डर बैठे हुए हैं कि पिछले 10 साल में उस पीढ़ी के जितने नेताओं का राजनीतिक जीवन समाप्त किया गया है साजिशन, मैंने कहा था ना, कर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह शुरू में, उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत भारतीय जनता पार्टी में जो अभी नेतृत्व मौजूदा 2 लोगों का नेतृत्व है, 3 लोगों का, उसने अपनी समानांतर पीढ़ी के बहुत से लोगों का राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया है और जो नए लोग हैं उनको मौका नहीं दिया है। और वो इस भरपाई, इस खतरे को जानते हुए ही कांग्रेसियों को अंदर अंदर, चाहे वो भ्रष्ट हो चाहे चरित्रवान हो, भर्ती चली जा रही है। तो इसका असर तो होगा। देखिए, जहर का असर तो होता है। हर बार जहर दवा का काम नहीं करता है, जहर जहर का भी काम करता है। तो कांग्रेसियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी जो देवतुल्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है उसको बीमार बना रही है। और ये बीमारी कब बड़ा रूप ले ले, कब संक्रामक रूप ले ले, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनाव के बाद विस्फोट जरूर होगा। आप देखेंगे कि या तो जो मौजूदा कांग्रेसी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, इनको लात मार के भगा दिया जाएगा। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं वो अलग पार्टी बना लेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में जो आरएसएस के पुराने प्रचारक थे, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना करके इस लोकसभा चुनाव में भी सांकेतिक रूप से 3-4 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करके इसकी शुरुआत कर दी। जी। जी, जी, जी। आपने बड़े विस्तार से पूरे परिदृश्य का विश्लेषण किया है और जिस तरह बताया है कि भाजपा का जो कैडर है, जिस तरह से दूसरे अन्य पार्टी के नेता आते हैं, उसपे कहीं न कहीं नकारात्मक असर पड़ता है और ये आने वाले समय में राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इन्हीं शब्दों से आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और जिस तरह से आपने पूरे राजनीतिक परिदृश्य का आकलन किया, विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे दर्शकों के पास समय निकाला। आपका पुनः बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संबंधित चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे संवाद आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।